तो जिस तरह से हम सब सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण को अध्ययन कर रहे थे, उसमें कुछ और भी रासायनिक गुण हैं और उसमें से सिलिका से अभिक्रिया। तो सिलिका से अभिक्रिया इसको हम पढ़ेंगे। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसकी अभिक्रिया होगी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और इस तरह से सोडियम कार्बोनेट लिख देंगे और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो Na2SiO3 बनेगा, Na2SiO3, और CO2 जैसा आप देख रहे हैं बचेगा, तो ये है सोडियम सिलिकेट। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से सोडियम सिलिकेट प्राप्त होते हैं, सोडियम सिलिकेट प्राप्त होते हैं। तो जैसा आप रासायनिक अभिक्रिया में भी देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया से सिलिकॉन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया हुई तो सोडियम सिलिकेट प्राप्त हुए। अब और भी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है सोडियम कार्बोनेट, और उसमें है वैश्लेषिक रसायन में भी कुछ अभिक्रियाएं। तो वैश्लेषिक रसायन में, अब वैश्लेषिक रसायन में धातु हेलाइड जैसे हैं, तो MCl2 इसको धातु हेलाइड हम कहेंगे, और यहाँ पर अभिक्रिया होगी सोडियम कार्बोनेट की Na2CO3 की, और MCO3 तो धातु कार्बोनेट बनते हैं, धातु कार्बोनेट MCO3 और 2 Na और 2 Cl इस तरह से प्राप्त होंगे। तो धातु कार्बोनेट अवक्षेपित होते हैं, धातु कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। तो ये है वैश्लेषिक रसायन में सोडियम कार्बोनेट का किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया व्यक्त करते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट के बनाने की विधियों को हमने पढ़ा, सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुणों को पढ़ा, रासायनिक गुणों को पढ़ा अभी, और अब सोडियम कार्बोनेट के अंत में हम उपयोग पढ़ेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट के उपयोग अंत में पढ़ा जा रहा है। सोडियम कार्बोनेट के कई उपयोग हैं, जैसे सबसे पहले कपड़ा धोने के सोडा के रूप में। तो कपड़ा को यदि धोना है तो उसके सोडा के रूप में, डिटर्जेंट के रूप में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होगा। दूसरा, कांच उद्योग में सोडियम कार्बोनेट प्रयुक्त किया जाएगा। जल की कठोरता, तो जल की कठोरता में और जल की कठोरता को दूर करने में इस तरह से सोडियम कार्बोनेट प्रयुक्त किया जाता है। तो ये है सोडियम कार्बोनेट के उपयोग। तो ये सोडियम कार्बोनेट 4 धातुओं में पढ़ा गया। सबसे पहले हम लोगों ने इसके औद्योगिक उत्पादन की 3 विधियों को पढ़ा, इसके भौतिक गुणों को पढ़ा, इसके रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा, और अभी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पढ़ा गया। तो 4 धातुओं में इतना ही। अब 4 धातुओं के बाद बारी है क्षारीय मृदा धातुएं, इनको पढ़ा जाना है। क्षारीय मृदा धातुएं,
अब क्षारीय मृदा धातुएं, जैसा कि आप क्षार धातुओं को पढ़े थे प्रथम वर्ग में, फर्स्ट ए वर्ग कह सकते हैं, और फर्स्ट ए वर्ग में हमने क्षार धातुओं को पढ़ा। और क्षार धातुओं के अलावा जब सेकंड ए समूह की हम बात करेंगे तो सेकंड ए समूह में स्थित हैं क्षारीय और मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु सेकंड ए समूह में उपस्थित हैं, और ये दीर्घ आवर्त सारणी की दृष्टि से इनको प्रथम वर्ग और दीर्घ आवर्त सारणी में इनको द्वितीय वर्ग में स्थान प्राप्त है। और क्षारीय मृदा धातुओं में इस तरह से हम बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है, और कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, और बेरियम है, और रेडियम है। तो इस तरह से द्वितीय ए वर्ग या दूसरे वर्ग में आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के दूसरे वर्ग में इनको स्थान प्राप्त है क्षारीय मृदा धातुओं को। अब क्षारीय मृदा धातु क्षार धातुओं के साथ इस पाठ में पढ़े जा रहे हैं, और इनकी आवर्त सारणी में क्या स्थिति है आपने देखा। थोड़ा सा पूर्व में हम बात कर लेते हैं कि क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु इनको क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनके जो खासकर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम पहले से ही ज्ञात थे, और तो पहला कारण रहा है इनको क्षारीय मृदा धातु कहने का कि कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम ये पृथ्वी में पहले से पाए जाते थे, पृथ्वी में पहले से प्राप्त होते थे। और ख़ास बात इनमें थी कि ये क्षारीय प्रकृति के थे, तो क्षारीय प्रकृति के होने के कारण इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता। अब दूसरा ये है कि इनके ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड इनके जो होते हैं इन सभी धातुओं के, वो जल में विलय हो जाते हैं और विलय होकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब जब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति के हैं, और यही कारण है कि इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। अब एक और बात देखने मिलती है, और इनको इस कारण से भी क्षारीय मृदा धातु कहते थे। पूर्व में जो रसायन पढ़ने वाले रसायनज्ञ थे, तो रसायनज्ञ ये जो क्षारीय मृदा शब्द है वो गर्म करने पर अपरिवर्तित, गर्म करने पर अपरिवर्तित रहने वाले पदार्थ के लिए प्रयुक्त करते थे। मतलब गर्म करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो जब जब ऐसे यौगिक जिनमें गर्म करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता था, उन्हें रसायनज्ञ जो है क्षारीय मृदा धातु कहते थे। तो अभी हम देख रहे हैं आज क्षारीय मृदा धातुओं को पढ़ा जा रहा है। क्षारीय मृदा धातुओं की हमने आवर्त सारणी में स्थिति पढ़ी, तो आवर्त सारणी के पूर्व रूप में इन्हें सेकंड ए में स्थान प्राप्त है, दूसरे ए वर्ग में, और आवर्त सारणी के आधुनिक रूप में, दीर्घ रूप में इनको दूसरे समूह में रखा गया है। और जैसा कि आप देख रहे हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, तो ये सभी क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं। इसके पूर्व हमने जाना कि इनको क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं,
तो हमने पहला कारण ये पढ़ा, इनको क्षारीय मृदा धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रांसियम पृथ्वी में पहले से प्राप्त हो रहे थे और क्षारीय प्रकृति के थे। यही कारण है कि इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और ऑक्साइड इनके जल में हमेशा विलय होते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और वो हाइड्रोक्साइड क्षारकीय स्वभाव के हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं, इस वजह से इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और रसायनज्ञ क्षारीय मृदा शब्द ऐसे यौगिकों के लिए प्रयुक्त करते थे जो गर्म करने पर अपरिवर्तित रहते हैं, तो ये भी कारण है इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहने का। तो अब हम क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। तो अब बारी है क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिचय अभी अभी हमने प्राप्त किया क्षारीय मृदा धातुओं का, और अब हम उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप ये तत्व देख रहे हैं, ये सभी क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं और इनके परमाणु क्रमांक की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का आप सभी जानते हो 4 होता है। इसका आपको याद है? नहीं याद है तो अंतराल 8 का रहेगा, तो इसका 12 हो जाएगा। इसमें फिर 8 का ही अंतराल रहेगा, तो इसका जो है 20 हो जाएगा। और फिर इसकी बात हम करें जिसमें 18 का अंतराल रहेगा, और 20 में 18 जब आप जोड़ दोगे तो 38 हो जाएगा। और बेरियम की यदि हम बात करें तो इसमें भी 18 जोड़ दोगे तो 38 और 18 जो है 56। और अंत में जो रेडियम है, इसमें आप 56 में 32 यदि आप जोड़ो तो ये आपको इस तरह से 88 मिलेगा, 88। तो कुल मिलाकर ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। अब रही बारी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसको हम 2 तरह से पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अफवाऊ नियम का पालन करते हुए यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 और 2s2, ऐसा आप पूर्व में पढ़ चुके हैं क्षार धातुओं के संदर्भ में। अभी हम क्षारीय मृदा धातुओं के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो 4 को 1s2, 2s2। अब 12 की यदि हम बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो 2, 2, 4 और 6, 4, 10 और 2, 12। इसी तरह से 20 को भी हम लिखते जाएंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p6 और 4s2। तो कहने का मतलब 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20। तो इस तरह से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करते हैं। और अक्रिय गैसों के सापेक्ष भी हम लिख सकते हैं। अक्रिय गैसें जैसा कि आप जानते हो हीलियम है और नियान है, आर्गन है और क्रिप्टॉन है और जेनान है और अंत में रेंडॉन। तो इस तरह से अक्रिय गैसें हैं। तो हीलियम अक्रिय गैस कहने का मतलब हुआ कि ये 2 आपको नहीं लिखना पड़ेगा, जो बच गया उसको लिख दीजिए 2s2। तो अक्रिय गैसों के सापेक्ष ऐसा रहेगा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैग्नीशियम को नियान का 10 होता है, तो 2, 2, 4, 6, 4, 10 इतना नहीं लिखेंगे, तो बच गया 3s2। अब कैल्शियम का है तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2,
8 20, तो 18 जो है हम नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर आर्गन लिख देंगे और बचेगा 4s2। इसी तरह इसका 5s2, इसका 6s2 और इसका जो है 7s2। तो इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं क्षारीय मृदा धातुओं के। तो क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं। और भी आगे 38 का भी आप अफवाऊ नियम का पालन करते हुए, ये अफवाऊ नियम आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा, 3s 3p 3d, और यहाँ पर 4s रहेगा और 4s के बाद 4p रहेगा, 4p के बाद 4d रहेगा, 4f रहेगा, यहाँ पर 5s और 5p और 5d 5f रहेगा और 6s 6p 6d और 6f। तो इसका पालन यदि हम करेंगे, अफवाऊ नियम आपने पूर्व की कक्षाओं में जैसे पढ़ा है, तो अफवाऊ नियम का यदि हम पालन करें तो ये देखिए 1s2 2s2 ये इसका हो गया। इसमें लिखेंगे तो इस तरह से 2p6 3s2 और इसका लिखा गया जब तो 3p6 4s2। अब आगे जैसे हम लिखना है 38 के लिए, तो इसका पालन करके आपको बनाना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 के बाद आप पाओगे किसका नंबर है 4s2 का, तो 4s2 और उसके उपरांत जो है आप यहाँ पर 3d10, तो 3d10 और आपको देखते रहना है। तो ये कितना हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 और आपको लिखना है 38 तक का। तो 30 हो चुका है 3D के बाद 4P, तो 4P ये हो जाएगा और ये हो गया 6, तो 30 6 36 और 5s2, तो 5s2 का मतलब हो गया 38। तो 38 को हमने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, अफवाऊ के नियम, ये है अफवाऊ का नियम, इसका पालन करके हम सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसी तरह से 38 के आगे आप बढ़ेंगे तो इतनी सारी चीज़ें अब पहले की तरह रहेंगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 और 4p6 और 5s2। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, 38 हुआ है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे इस तरह से 4D, तो 4D में 10 आ जाएगा, 4D 10 के बाद और आगे बढ़ेंगे 5P है, तो 5P में 6 आ जाएगा, फिर है 6s2 तो ये सबको यदि हम जोड़ेंगे तो इस तरह से 56 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 56 जो तत्व है और क्षारीय मृदा धातु है बेरियम, तो बेरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे गए। तो ये है क्षारीय मृदा धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्षारीय मृदा धातु तत्व हुए, ये उनके परमाणु क्रमांक हुआ, ये उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, इसको हम अफवाऊ नियम का पालन करते हुए लिखेंगे। और ये है अक्रिय गैसों के साथ उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय मृदा धातुओं को पढ़ा जा रहा है। तो क्षारीय मृदा धातुओं की आवर्त सारणी में स्थिति को हमने जाना, क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया गया और उसको हमने जाना। और अब बारी है क्षारीय जो मृदा धातुएं हैं
और क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुण किस तरह से हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। तो क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुण और भौतिक गुण जैसा हम पढ़ते रहे हैं, और पहला रहेगा कि भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था आप सब प्रारंभ की कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठोस, द्रव, गैस भौतिक अवस्थाएं हैं। तो इसके जो प्रारंभिक तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये चांदी के समान सफ़ेद हैं। भौतिक अवस्था के हिसाब से यदि देखें श्वेत हैं, तो चांदी के समान श्वेत हैं। और आगे के तत्व जैसे बच जाते हैं, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, तो ये जो है हल्के पीले रंग के हैं। तो ये हुई भौतिक अवस्था किस तरह से क्षारीय मृदा धातुओं की है। इसके बाद दूसरा भौतिक गुण हम पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व या डेंसिटी आप कहते हैं। तो घनत्व के हिसाब से एक बात तो है कि संगत क्षार धातु से इनका अधिक होगा। संगत क्षार धातु से यदि हम जानना चाहें तो इनका घनत्व अधिक होता है। क्षारीय मृदा धातुओं का घनत्व संगत क्षार धातु से अधिक होता है। और उसका कारण रहा है कि इसके परमाणु का जो आकार है, इन क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु का जो आकार है और वो छोटा होगा। परमाणु का आकार कैसा होता है, इसका कारण ये रहा है इनका घनत्व कम होने का कि संगत क्षार धातुओं की तुलना में इनका परमाणु का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। अब छोटा होगा तो ये अधिक कठोर होंगे। तो अधिक कठोर होने के कारण इनका जो घनत्व है वो अधिक होता है संगत क्षार धातुओं से। अब हम बात करेंगे इनके तीसरे भौतिक गुण की। तीसरा भौतिक गुण जैसा कि हम क्षार धातुओं के लिए भी पढ़े थे, वो है गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक एवं क्वथनांक जैसा कि हम लोगों ने अन्य क्षार धातुओं के लिए पढ़ा था, तो गलनांक को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे और इसके साथ है क्वथनांक। क्वथनांक को जैसा आप पढ़ते रहे हैं उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी संगत क्षार धातु से अधिक होते हैं। संगत क्षार धातु से इनके साथ उपस्थित क्षार धातुओं से अधिक होते हैं। अब उसका कारण ये है कि इनकी क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। क्रिस्टलीय संरचना इनमें उपस्थित रहती है और अधिक संगठित होते हैं। तो अधिक संगठित रहते हैं इनके अणु। तो यही कारण है कि इनके जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो अधिक होते हैं। तो अभी अभी हम 3 भौतिक गुणों को पढ़े। अब हम और अधिक भौतिक गुणों को जानेंगे। तो चौथा भौतिक गुण इनके लिए परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। तो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, तो इन क्षारीय मृदा धातुओं की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या किस तरह से रहेगी उसको हम पढ़ेंगे। तो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या यदि हम संगत क्षार धातु की तुलना में बात करें तो संगत क्षार धातु से कम होती है। और कम होने का कारण ये है कि इनके जो नाभिकीय आवेश हैं, नाभिकीय आवेश वो संगत क्षार धातुओं से अधिक होते हैं। तो यही कारण रहा है कि आकर्षण बल भी इसमें रहेगा। तो आकर्षण बल अधिक रहेगा, नाभिकीय आवेश अधिक रहेगा, तो निश्चित ही इनकी परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या जो है कम हो जाती है।
अब एक और भौतिक गुण जिसका उल्लेख हम करते हैं, पूर्व क्षार धातुओं के लिए भी पढ़े थे, वो है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन जो है इसको मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो आयनन ऊर्जा है। तो आयनन ऊर्जा इनकी जो है क्षार धातु से कम होती है। क्षार धातुओं से क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। अब उसका कारण रहा है कि इनका नए कोष आते जाते हैं, तो आप ये कहोगे कि नए कोष की उपस्थिति होती जाती है, तो नए कोष बढ़ने के साथ जो है नाभिक के ऊपर जो आकार है वो वृद्धि होती जाती है। तो आकार जब वृद्धि हो जाएगी, आकार अधिक हो जाएगा, तो वहाँ आयनन ऊर्जा जो है कम हो जाती है। एक और कारण रहा है परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव, तो परिरक्षण प्रभाव को जानने के लिए हम, जैसे नाभिक है, विभिन्न कोष यदि मध्य में है, तो ये जो बाह्य कोष है ये इन मध्य में स्थित कोष के कारण जो है बाह्य कोष पर नाभिक का प्रभाव कम हो जाता है, और इसको हम परिरक्षण प्रभाव कहेंगे। तो आयनन ऊर्जा कम होती है, और कम होने के कारण है कि नए कोष बढ़ने के साथ आकार में वृद्धि होती है और परिरक्षण प्रभाव जो है पाया जाता है, जिस कारण से इनकी आयनन ऊर्जा जो है कम होती है। तो दो और भौतिक गुण पढ़े गए। अब और अधिक भौतिक गुणों की यदि हम बात करें, कि जैसा कि क्षार धातुओं के संदर्भ में पढ़े थे, धन विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय लक्षण, तो इस हिसाब से भी हम जानना चाहेंगे कि क्षारीय मृदा धातुओं की क्या स्थिति है। तो संयोजी कोष के 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। क्षारीय मृदा धातु, इनके जो बाह्य कोष हैं, संयोजी कोष, वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे तो इस तरह से धन विद्युत लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके बाह्य कोष में हैं, दोनों को मुक्त करेंगे। और इनके धन विद्युत लक्षण यदि हम ऊपर से वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, तो धन विद्युत लक्षण जो है इनके बढ़ते जाते हैं। ऊपर से जब भी हम नीचे जाएंगे तो इनके धन विद्युतीय लक्षण में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब इसके बाद बारी आएगी 7वां जो है इनकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या की भी बात करेंगे, और वो भी बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन पर आधारित। जैसे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं बाह्य कोष में जो स्थित हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी रूप में ग्रहण कर लेते हैं, स्थायित्व को ग्रहण कर लेते हैं। और यही कारण है कि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होती है? धन 2 होती है। तो इन सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी पढ़ी गई है? 2 है। अब इसके बाद और हम अधिक बात करेंगे मानक अपचयन विभव। तो अब बारी है मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप क्षार धातुओं के समय भी प्राप्त किए थे कि इनको E0 से प्रदर्शित करते हैं। और मानक अपचयन विभव इनके यदि हम बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सभी क्षारीय मृदा धातुएं यदि लिखी जाएं तो इस तरह से इनके मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होते हैं। मानक अपचयन विभव कैसे होते हैं? ऋणात्मक पढ़े गए हैं, और अलग अलग मान इनके प्राप्त होते हैं।
जैसे इसका ऋण 1.70, इसका ऋण 2.37 है, 2.87। तो इस तरह से आगे हम क्रमशः बढ़ते जाएंगे, ऋण 2.89। तो इस तरह से मानक अपचयन विभव E0 का मान जो है किनका प्राप्त होता है, क्षारीय मृदा धातुओं का। अब और अधिक हम इनके भौतिक गुणों को यदि जाने तो ज्वाला का रंग भी देता है, जैसा कि अन्य धातुएं करती हैं, तो ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं इन लोग। अब ज्वाला में रंग बेरिलियम मैग्नीशियम तो नहीं देते हैं, तो आप कहोगे कि बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर और अन्य जो क्षारीय मृदा धातु हैं तो अन्य ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, अन्य क्षारीय मृदा धातुएं ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं। अब इनके बाद आता है चालकता। मतलब आप सब जानते हो कि ताप एवं विद्युत के चालक होते हैं धातुएं, तो क्षारीय मृदा धातुएं भी ताप और विद्युत इन दोनों के सुचालक होते हैं। ताप एवं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ये इनके भौतिक गुण हुए क्षारीय मृदा धातुओं के। अब हम अध्ययन करेंगे क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं। किन रासायनिक पदार्थों से क्रिया करते हैं क्षारीय मृदा धातु, दूसरे वर्ग के धातु। तो सबसे पहली अभिक्रिया इनके लिए रहेगी अधातुओं से अभिक्रिया। तो अधातुओं से अभिक्रिया करेंगे क्षारीय मृदा धातु। तो एक तो है कि ये हाइड्राइड बनाते हैं। अधातु जैसे हाइड्रोजन यदि हम लेंगे तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। और जैसे मेटल इस वर्ग की धातु है, यम मतलब मेटल धातु, क्षारीय मृदा धातु के तौर पर यम लिखें, तो ये जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो धातु हाइड्राइड बनाएगा, धातु हाइड्राइड बनाता है। और ये धातु हाइड्राइड जो है जल से भी क्रिया करेगा। ये बना हुआ धातु हाइड्राइड किससे क्रिया करेगा, जल से क्रिया कर लेता है और धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा, MOH2 धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा। और इस काम के लिए हमको यहाँ पर 2 बार लेना होगा, इसको भी 2 और 2 हाइड्रोजन भी इस क्रिया में मुक्त होंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से मुक्त होती है। तो कहने का मतलब पहला रासायनिक गुण है अधातुओं से क्रिया। हाइड्रोजन जैसे अधातु इस पर क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन की तरह के अधातु क्षारीय मृदा धातु पर क्रिया करेंगे तो हाइड्राइड बनते हैं और ये हाइड्राइड आगे जल से क्रिया द्वारा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये पहला रासायनिक गुण हुआ क्षारीय मृदा धातु का अधातुओं से क्रिया। अब दूसरा रासायनिक गुण जिसकी हम बात करें, वायु से भी क्रिया करते हैं। क्षारीय मृदा धातु की किससे क्रिया होगी, वायु से। तो वायु का जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो इनसे क्रिया करेगा और ऑक्साइड बनाएगा, तो ऑक्साइड बनते हैं। और एक क्षारीय मृदा धातु को हम लेकर पढ़ें, जैसे कैल्शियम वायु से क्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है। अब इसको आपको संतुलित करना है तो इस तरह से आप देखोगे ऐसा। तो वायु से क्रिया द्वारा इन लोग ऑक्साइड बनाते हैं। अब मान लो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की जगह मेटल और ऑक्साइड यदि हम लिखें और इनको यदि हम जल, इनके जो ऑक्साइड हैं उनको जल अपघटित या कर दें तो MOH2 हाइड्रोक्साइड बनाते हैं।
तो इस वर्ग के धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो जल की क्रिया द्वारा हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ये क्षारीय स्वभाव के होते हैं, इसीलिए इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो ये है वायु से क्रिया। अब वायु से क्रिया के बाद आता है बारी जल से क्रिया। तीसरा हम क्षारीय मृदा धातु के गुण में पढ़ेंगे कि जल से क्रिया। जल H2O, इससे क्षारीय मृदा धातु कैसे क्रिया करेंगे, तो उनको यदि हम इस बार की धातु को यम लिखें, जल से क्रिया यदि इनकी होती है तो जैसा कि अभी अभी पढ़े थे MOH2 बनेगा, हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा इस तरह से। अब इस काम के लिए हमको यहाँ संतुलित करना होगा, तो इस तरह से और ये हो गया जल से क्रिया। अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब जब इस वर्ग के क्षारीय मृदा धातु जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जल की क्रिया के द्वारा इस वर्ग के क्षारीय मृदा धातु। अब और अधिक आ जाते हैं कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट जो है ये किस तरह से रहेंगे, तो इनके जो क्षारीय मृदा धातु के कार्बोनेट हैं वो अविलेय होते हैं। क्षारीय मृदा धातु के जो कार्बोनेट हैं वो अविलेय हैं। तो अविलेय हैं, जल में घुलनशील नहीं है। तो किस तरह से है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड को यदि हम पढ़ते हैं और ये यदि सोडियम कार्बोनेट इस तरह से धोने का, कपड़ा धोने का सोडा, उससे यदि हम क्रिया कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट ये बन जाएगा और NaCl जो है पृथक होगा इस तरह से। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और NaCl, जैसा आप देख रहे हो CaCO3 2 Na और 2 Cl, तो कार्बोनेट है। तो उन कार्बोनेट के संदर्भ में कि ये अविलेय होते हैं ये कहा जाएगा। तो ये दो और रासायनिक अभिक्रियाएं हुई क्षारीय मृदा धातु की। अब इसके बाद और अधिक कार्बोनेट के बाद यदि इनके सल्फेट को पढ़ा जाए, सल्फेट जो पांचवें तरह की अभिक्रियाएं हैं वो क्या है, सल्फेट। तो क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट हैं, वो धातु पर क्रिया से सल्फेट हमको प्राप्त होंगे। धातु है, धातु ऑक्साइड है, धातु हाइड्रोक्साइड है, धातु हाइड्रोक्साइड। तो इन सब पर क्रिया होगी। तो धातु जैसे हम कैल्शियम कह देते हैं, धातु ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कह देंगे, धातु हाइड्रोक्साइड जैसे CaOH2। तो इन सब पर अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की यदि हम क्रिया करें इस तरह से H2SO4, यहाँ भी H2SO4। तो कहने का मतलब है कि धातु, धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, इन सब पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होगी। तो यहाँ पर हम CaSO4 प्राप्त करेंगे, यहाँ पर भी CaSO4 मिलेगा और यहाँ पर भी CaSO4। अब अलग अलग पदार्थ मिलेंगे, जैसे यहाँ पर H2 बच रहा है, यहाँ पर H2O बच रहा है और यहाँ पर भी H2O बच रहा है और वो 2 बार H2O जो है आपको प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर धातु है, धातु ऑक्साइड है, धातु हाइड्रोक्साइड, ये सभी सल्फेट बनाते हैं। और सल्फेट किस तरह से बनते हैं, जैसे आप कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु के लिए पढ़ रहे हैं। अब सल्फेट के बाद हम पढ़ेंगे कि इनके हेलाइड भी हैं। तो हेलाइड, और हेलाइड के लिए हम जानेंगे कि इनके धातु हैं, धातु ऑक्साइड हैं, कार्बोनेट हैं। तो आप फिर से कहोगे कि धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड के अलावा धातु कार्बोनेट,
तो ये सभी अम्ल से क्रिया करेंगे। धातु में जैसे आप यहाँ पर मेटल से व्यक्त करेंगे और धातु ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड से व्यक्त करेंगे, और धातु कार्बोनेट मतलब MCO3 ये धातु है मेटल और कार्बोनेट। तो अम्ल की क्रिया होगी, अम्ल जैसे हेलोजन अम्ल इस तरह से लिखे जाएंगे। तो इनके हेलाइड हर बार बनेंगे, यहाँ पर भी MX2 बनेगा धातु हेलाइड, यहाँ पर भी धातु हेलाइड क्षारीय मृदा धातु का, यहाँ पर भी MX2 नामक हेलाइड बनेगा। और इसके अलावा भी अन्य पदार्थ भी बनते रहे हैं, जैसे इसमें H2, इसमें H2O, और इसमें आप देखोगे कि H2O के साथ जो है CO2 बनेगा। और सब जगहों पर इसको संतुलित करना है। यहाँ पर हम 2 लेंगे इस तरह से, यहाँ पर भी हम 2 लेंगे, और यहाँ पर भी जो है 2 अणु हमको हेलोजन अम्ल के लेना होगा। तो इस तरह से MX2 और हाइड्रोजन, यहाँ पर MX2 या धातु हेलाइड और H2O यहाँ पर धातु हेलाइड, और आप देख रहे हो CO2 और H2O प्राप्त होते हैं। तो ये है हेलाइड। हेलाइड जो है क्षारीय मृदा धातुओं के, तो क्षारीय मृदा धातुओं के हेलाइड को पढ़ा। तो हम लोगों ने क्षारीय मृदा धातुओं के विभिन्न रासायनिक गुणों को अध्ययन किया, और विभिन्न रासायनिक गुणों में हमने सल्फेट, हेलाइड और इन सब को जाना। अब हम बेरिलियम की संरचना भी पढ़ेंगे, जैसे बेरिलियम डाइक्लोराइड की संरचना। बेरिलियम डाइक्लोराइड की संरचना के हिसाब से देखें तो यहाँ बेरिलियम रहेगा, यहाँ क्लोराइड रहता है, यहाँ भी क्लोराइड, यहाँ फिर बेरिलियम रहेगा, यहाँ क्लोराइड और यहाँ बेरिलियम, फिर यहाँ पर बेरिलियम रहेगा और यहाँ क्लोराइड, यहाँ पर क्लोराइड। तो ये बेरिलियम डाइक्लोराइड की संरचना है, और श्रृंखला संरचना हम कहेंगे। और यहाँ पर संरचना नहीं बल्कि श्रृंखला संरचना हम पढ़ रहे हैं। तो श्रृंखला संरचना में अलग अलग बंध कोण यहाँ पर हमको देखने मिलते हैं, कहीं पर 82, कहीं पर 98। तो यहाँ पर 82 डिग्री, यहाँ पर 98 डिग्री बंध कोण हमको मिलेगा इस बेरिलियम की संरचना में। और इसके अलावा यदि हम इनके बंध लंबाई की बात करें तो बंध लंबाई पिकोमीटर में नापते हैं, तो 202 पिकोमीटर जो है इस तरह से PM अर्थात पिकोमीटर इनकी बंध लंबाई हमको पढ़ने में प्राप्त होती है। अब इनकी श्रृंखला संरचना के उपरांत हम ये पढ़ेंगे कि इनके द्विलक कैसे होते हैं। बेरियम क्लोराइड डाइक्लोराइड के द्विलक। द्विलक का मतलब है कि 2 अणु। तो 2 अणु की यदि हम बात करें तो बेरिलियम बीच में रहेगा, इधर Cl और मध्य में यहाँ पर बेरिलियम, और फिर यहाँ पर भी Cl रहता है, यहाँ पर Cl। तो इस तरह से बेरिलियम के द्विलक रहेंगे। और बेरिलियम के एकलक भी होते हैं। एकलक मतलब एक ही अणु उसमें रहेगा बेरिलियम डाइक्लोराइड का। तो बेरिलियम डाइक्लोराइड का एक अणु इस तरह से प्रदर्शित होता है। तो ये इनके एकलक हुए। एकलक मतलब बेरिलियम डाइक्लोराइड का एक अणु। ये इनके द्विलक हुए, मतलब द्विलक कहने का मतलब है कि इनके 2 अणु बेरिलियम डाइक्लोराइड के। तो क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े गए। बेरिलियम डाइक्लोराइड की श्रृंखला संरचना अभी पढ़ी गई। बेरिलियम डाइक्लोराइड के द्विलक को पढ़ा गया, और बेरिलियम डाइक्लोराइड के एकलक अणुओं को अभी अध्ययन किया गया। और आगे की कक्षाओं में और अधिक अध्ययन करेंगे क्षारीय मृदा धातुओं को। और आप सभी को धन्यवाद।